नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के IPO का एनालिसिस करेंगे। हम लोग डिटेल में ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बैंक किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और हम लोग इस डिसीजन पर पहुंचेंगे कि क्या हमें इस IPO को अप्लाई करना चाहिए या तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम लोग इस IPO को अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म तक इसके अंदर इन्वेस्टेड रहने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए मैं आपकी सारी की सारी बातों को क्लियर करता हूँ और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1992 के अंदर, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक मेनली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स टू द रूरल एंड सेमी अर्बन कंज्यूमर्स। तो बेसिकली ये लोग जो है रूरल्स और सेमी अर्बन कंज्यूमर्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि छोटे गांव वगैरह हो गए या तो फिर जो छोटे छोटे शहर होते हैं उसकी बात होगी। तो छोटे छोटे गाँव और छोटे छोटे शहरों के अंदर ये लोग अपनी लोन्स और अपनी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम लोग बात करें कि लॉन्स की, तो इन लोगों की जो लॉन्स है, इन लोगों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। एक तो यहाँ पर माइक्रो लॉन्स हो गई, दूसरी यहाँ पर रिटेल लॉन्स हो गई, दूसरी यहाँ पर MSME लॉन्स हो गई, दूसरी यहाँ पर लॉन्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर लॉन्स। तो इस तरीके के ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि गांव के अंदर रहने वाले सीधे साधे लोगों को ये लोग यहाँ पर 10,000, 50,000, लाख, 2-3 लाख रुपए की इस तरीके की लोन वगैरह देते हैं। फिर जो गांव के अंदर रहने वाले जो किसान वगैरह, हमारे जो किसान भाई लोग होते हैं, तो उनको किसानी के लिए जो लोनों की ज़रूरत पड़ गई, जैसे 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपये, तो उस तरीके के ये लोग लॉन्स देते हैं। और जो आम लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होते हैं, तो कुछ भी हो जाए अपनी लोन वगैरह को रीपे कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर थोड़ा बहुत ज़मीन वगैरह कुछ बेच बाच कर भी लोग लोन को पे कर देते हैं। तो इस तरीके के अगर हम लोग इस नज़रिए से देखने जाए, ग्राउंड लेवल पर कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करें, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर कंपेरेटिवली जो डिफॉल्ट का रिस्क होता है वो कम होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर IPO की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो आज 3 नवंबर के दिन ये IPO ओपन हुआ है, वही 7 नवंबर के दिन ये IPO यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 57 रुपीज़ से लेकर 60 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 250 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 463 करोड़ का टोटल इशू है, इसमें से 390 करोड़ का फ्रेश इशू है और 72 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो एक अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि भाई यहाँ पर फ्रेश इशू ज़्यादा है, वहीं जो ऑफर फॉर सेल है वो यहाँ पर कम है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज की और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर मिनिमम आप लोग एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही HNI की स्मॉल कैटेगरी के अंदर मिनिमम आप लोग 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2 लाख और 10,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वही HNI की बिग कैटेगरी के अंदर मिनिमम आप लोग 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 10 लाख और 5,000 रुपीज़ की हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो IPO है इसके अंदर यहाँ पर आज की तारीख के अंदर कुछ 60-70% की GMP और लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखने जाएँ तो यहाँ पर IPO काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा और जिसके चलते यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के अंदर जो इसका मिनिमम लॉट साइज है उसके अलावा एक्स्ट्रा लॉट्स के लिए अप्लाई करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ट्रेंड की, तो इस IPO से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 74.43% स्टेक था, जो कि इस IPO के बाद में घटकर यहाँ पर 62.64% हो जाएगा। लेकिन IPO के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मोर देन 62% स्टेक रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के फाइनेंशियल पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, बिकॉज अगर मैं बात करूँ इनके एसेट की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 12,000 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ते बढ़ते एज ऑफ नाउ 20,795 करोड़ के हो चुके हैं। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कंपनी के पास में 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो 2021 के अंदर 100 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 302 करोड़ का हो गया। और मार्च के अंदर जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर जून 2023 के बीच के अंदर भी इन लोगों ने 130 करोड़ के करीब प्रॉफिट बुक करा है। तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, इनके नेटवर्थ की, तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर मैं बात करूँ रिजर्व्स और सरप्लस की, तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके बोरोइंग की, तो नो डाउट यहाँ पर 2023 के अंदर इन लोगों की बोरोइंग थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर जून के बीच के अंदर लोगों की बोरोइंग करीब 300 करोड़ से जितनी कम हुई है और एज ऑफ नाउ करीब 2740 करोड़ की बोरोइंग है। लेकिन यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज कंपनी के हाईली प्रॉफिटेबल है, कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और वही अगर मैं बात करूँ कि एसेट की, तो एसेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस रिजर्व सरप्लस सब कुछ अच्छा है। तो उस हिसाब से और उस नज़रिए से देखने जाए तो यहाँ पर जो इनका डेट है, जो इनकी बोरोइंग है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स के जरिए कंपनी के वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें, तो इस IPO के अंदर जो कंपनी का PE रेशियो वो 8.94 का है, मतलब कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इन लोगों की मार्केट कैप की, तो 3087 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में ये एक स्मॉल कैप बैंक है, स्मॉल कैप कंपनी है
और दूसरी एक अच्छी चीज़ ये है कि भी कंपनी के पास में 20,000 करोड़ के एसेट्स हैं और जो कंपनी की मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 3,000 करोड़ की है। तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों की अर्निंग पर शेयर की तो 6.73 की इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है। वहीं लोगों की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो यहाँ पर 17% की है। तो ओवरऑल हमें कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, प्लस कंपनी की वैल्यूएशन भी अच्छी है। और वैसे तो मैं आपको पीयर कंपैरिजन भी दिखा सकता था, लेकिन पीयर के अंदर जो दूसरी कंपनी है उनके कंपैरेटिवली इन लोगों का पी रेशियो भी कम है, तो फिर यहाँ पर पीयर कंपैरिजन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, साथ ही साथ इस IPO के अंदर जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर मैं बात करूँ इस IPO को अप्लाई करने के बारे में तो नो डाउट आप इस कंपनी को लेकर लिस्टिंग इनके बारे में भी सोच सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हो। अगर बात करें जाए लिस्टिंग इनकी तो आपको आखिरी दिन के GMP और सब्सक्रिप्शन रेट्स का वेट करना चाहिए, जिसके चलते आप लोग एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है, प्लस कंपनी भी अच्छी है, तो आपको 60% से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की तो नो डाउट आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी इस बैंक के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि इस तरीके की कंपनियों के अंदर जब हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। बिकॉज इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और इसके चलते यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी अच्छी बात ये है कि भाई एक स्मॉल कैप और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इन लोगों के जो कस्टमर है वो रूरल एरिया के रहने वाले आम और सीधे साधे लोग हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।